हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का नाम है वो कौन थी। चलिए आइए सुनते हैं कहानी को। वो औरत कौन थी? कार में सुमित के साथ कहाँ जा रही थी? सुमित के साथ उसका क्या रिश्ता था? सुमित के पास से तो उसका मोबाइल और पर्स मिल गया था, लेकिन उस औरत का कोई पहचान पत्र या मोबाइल घटनास्थल से बरामद नहीं हुआ था। इस वजह से ये सब एक रहस्य बन गया था। सुमित के मित्र, ऑफिस वाले, रिश्तेदार और पड़ोसी सब जानना चाहते थे कि आखिर वो औरत कौन थी और उसका सुमित से क्या रिश्ता था। सबको सुमित की मौत का गम कम, उस राज को जानने की उत्सुकता ज़्यादा थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो गया। ऐसी ही एक घटना नहीं बल्कि दुर्घटना घटी पूजा के साथ। उसका पति सुमित अपने छोटे से परिवार में खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक पूजा को ये पता चला कि सुमित एक औरत के साथ सड़क दुर्घटना में मारा गया है। पुलिस ने अपनी खानापूर्ति कर दी। दोनों लाशों का पोस्टमार्टम हो गया। उस औरत की लाश को लेने कोई नहीं आया, तो उसका अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा कर दिया गया। वो औरत शादीशुदा थी क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर था। सवाल ये था कि वो गैर मर्द के साथ कार में क्यों थी। कार के कागजात के आधार पर पता चला कि वो कार सुमित के मित्र की थी। एक दिन पहले ही सुमित ने उससे ये कहकर ली थी कि वो एक ज़रूरी काम से चंडीगढ़ जा रहा है, लेकिन कार दुर्घटनाग्रस्त हुई दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर। यानी सुमित ने अपने मित्र से झूठ बोला था। जब दुर्घटना की गुत्थी नहीं सुलझ सकी तो लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि उस औरत के साथ सुमित के अवैध रिश्ते रहे होंगे और वे दोनों मौज मस्ती के लिए निकले होंगे। लोगों की इस बेहुदा सोच पर पूजा खासी नाराज़ थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। किसी का मुंह बंद तो नहीं कर सकती थी। सुमित उसे बहुत प्यार करता था। शादी के 5 वर्षों में जब उन्हें संतान सुख नहीं मिला, तब उन दोनों ने अपना अपना मेडिकल चेकअप कराया। रिपोर्ट में पता चला कि वो मां नहीं बन सकती, जबकि सुमित पिता बनने के काबिल था। ये जानकर वो बहुत रोई और सुमित से बोली, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं अपना जीवन काट लूँगी। पूजा, अगर कमी मुझ में होती तो क्या तुम मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेती? कहते हुए सुमित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उससे इतना प्यार करने वाला सुमित उसके साथ इस तरह बेवफाई नहीं कर सकता है। पूजा ने अपने मन को ये कहकर तसल्ली दी, हो सकता है उस औरत ने सुमित से लिफ्ट मांगी हो, लेकिन दिमाग में कुछ सवाल बिजली की तरह कौंध रहे थे कि सुमित अपने दोस्त से गाड़ी चंडीगढ़ जाने को कहकर ली तो फिर वो आगरा जाने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर क्यों गया? मित्र से उसने झूठ क्यों बोला था? आखिर वो कहाँ जा रहा था और उसे भी कुछ बताकर नहीं गया, जबकि वो उसको छोटी से छोटी बात भी बताता था। कुछ बात तो ज़रूर है, तभी सुमित ने उससे अपने बाहर जाने की बात छुपाई थी। पूजा को दुखी और परेशान देखकर उसके माता पिता ने कहा, बेटी, जो होना था हो गया। तुम अब खुद को मजबूत करो और आर्थिक रूप से अपने पाँव पर खड़ी होने की कोशिश भी करो। सुमित की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं कि जिसके आधार पर तुम्हें नौकरी या पेंशन मिलेगी। उसके कागजात देखो, शायद उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह कराई हो। उसके बैंक खातों को भी देखो, शायद तुम्हें कुछ आर्थिक मदद मिल सके। नहीं पापा, मुझे पता है उन्होंने कोई पॉलिसी वगैरह नहीं कराई थी, ना ही बैंक में कोई खास रकम है, क्योंकि उनकी नौकरी मामूली थी और वेतन भी कम ही था। कुछ बचता ही कहाँ था जो भी जमा करा दे। वो अपने माँ बाप की भी आर्थिक मदद करते थे। फिर भी बेटा, एक बार देख लो, हर इंसान अपने आने वाले वक्त के लिए करता है, और फिर सुमित जैसे समझदार इंसान ने भी कुछ न कुछ अवश्य किया ही होगा। दुखी मन से पूजा ने सुमित की अलमारी खोली। शायद उसके कागजात के साथ ही उसके साथ हुए हादसे का भी कोई सूत्र मिल जाए। अलमारी में बैंक की एक चेकबुक मिली और भारतीय जीवन बीमा निगम की एक डायरी मिली। उसने उसे जोश के साथ खोला। पहले ही पृष्ठ पर लिखा था, जिंदगी के साथ भी
जिंदगी के बाद भी। कुछ प्रश्नों पर ऑफिस से संबंधित कार्यों का लेखा जोखा था। डायरों के बीच में एक मेडिकल स्टोर का पर्चा मिला जिसमें कुछ दवाइयाँ लिखी थी। ये कौन सी दवाइयाँ थी? खराब लिखावट की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिस तारीख का पर्चा था, पूजा को खासा याद था कि उसने उस दौरान कोई दवाई नहीं मंगाई है। इसका मतलब सुमित ने अपने लिए दवा खरीदी थी। ये सोचकर वो भयभीत हो उठी कि कहीं सुमित किसी गंभीर बीमारी से तो पीड़ित नहीं था। उसने फौरन मेडिकल स्टोर जाने का फैसला लिया। वो मेडिकल स्टोर उसके घर से काफ़ी दूर था, लेकिन वो वहाँ गई। मेडिकल स्टोर वाले ने पर्ची पर लिखी दवाइयाँ तो बता दी, लेकिन दवाई लेने कौन आया था वो ना बता सका। दवाइयाँ दांतों की बीमारी से संबंधित थी। उस दौरान सुमित को दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं थी। अगर थी भी तो वो अपने घर या ऑफिस के नज़दीक के मेडिकल स्टोर से दवा लेता। इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका मतलब साफ था कि सुमित ने किसी और के लिए दवाइयाँ खरीदी थी। किसके लिए खरीदी थी, ये जानने के लिए पूजा ने घर आकर सुमित का सामान फिर से टटोला। उसने उसकी डायरी दोबारा अच्छी तरह से चेक की। 15 अगस्त वाले पृष्ठ पर उसने लिखा था, आज आज़ादी का दिन मेरे लिए खास बन गया। आखिर 15 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था जो उसके लिए खास बन गया था? इस बात का जिक्र नहीं था उसमें। उसके मोबाइल पर भी एक चीज़ नोट की। उसने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर तिरंगे के साथ अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगा रखी थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। बच्चे की खिलखिलाहट की रिंगटोन थी। ये सत्य था कि उसे बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने बच्चे की खिलखिलाहट की रिंगटोन लगा रखी थी। लेकिन आज ध्यान से सुना तो बीच में कोई धीरे से बोल रहा था, पापा बोलो पापा। ये सुनकर उसका माथा ठनका। हो ना हो 15 अगस्त और बच्चे की खिलखिलाहट में कुछ राज ज़रूर छिपा है। वॉलपेपर को उसने गौर से देखा। सुमित के पीछे एक अस्पताल था। अस्पताल का नाम साफ नज़र आ रहा था। शायद उसने सेल्फी ली थी, यानी 15 अगस्त को सुमित उस अस्पताल के पास था। वहाँ क्यों गया था, ये जानने के लिए वो तुरंत उस अस्पताल के लिए चल पड़ी। वो भी काफ़ी दूर था। वहाँ गई तो वास्तव में अस्पताल के बाहर तिरंगा लहरा रहा था। ये तो तय हो गया था कि सुमित ने सेल्फी यहीं ली थी, लेकिन वो यहाँ क्या करने आया था? अचानक उसके दिमाग में बच्चे के खिलखिलाहट की रिंगटोन और पापा बोलो पापा ध्वनि बिजली की तरह कौंध गई। वो फौरन अस्पताल के अंदर चली गई। मैटरनिटी होम के रिसेप्शन पर जाकर उसने 15 अगस्त को जन्मे बच्चों की जानकारी चाही। पहले तो उसे मना कर दिया गया, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर बताया गया। उस दिन 7 बच्चे हुए थे, जिनमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं। उन बच्चों के पिता के नाम में सुमित का नाम नहीं था। सातों माँ के नाम उसने नोट कर लिए। अस्पताल के नियम के मुताबिक उसने उनके पति और मोबाइल नंबर नहीं दिए गए थे। घर आकर उसने सुमित के मोबाइल में उन नामों के आधार पर नंबर ढूंढे, लेकिन कोई नंबर नहीं मिला। एक नंबर ज़रूर एस नाम से सेव था। उसने उस नंबर पर फ़ोन लगाया तो उधर से एक नारी स्वर गूंजा, कौन? जी मैं बोल रही हूँ। कौन? तू सुजाता बोल रही है क्या? यह सुनकर वो थोड़ा घबराई। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे सुजाता, क्या बात सुनूँ तेरी? तू उस दिन शाम तक आने को कहकर गई थी और आज चौथा दिन है। तेरे बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। जल्दबाजी में तू अपना मोबाइल और पर्स भी यहीं भूल गई। तेरे फ़ोन भी आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ कि तू कहाँ है। जी वो बात यह है कि तू इतना घबरा कर क्यों बोल रही है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। क्या पति से झगड़ा हो गया है? जी मैं सुजाता नहीं, उसकी बहन पूजा बोल रही हूँ। पूजा? लेकिन सुजाता ने कभी आपका जिक्र ही नहीं किया। आप बोल कहाँ से रही हैं? उसने हैरानी से पूछा। मैं आपको फ़ोन पर कुछ नहीं बता पाऊँगी। आपसे मिलकर सब कुछ विस्तार से बता दूँगी। शीघ्र ही मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ आप अपना पता बता दीजिए।
निवेदन करते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आपको अपना पता SMS करती हूँ। चंद मिनटों में ही उसका पता मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया और पूजा शीघ्र ही वहाँ के लिए रवाना हो गई। जैसे ही पूजा ने दरवाजे की घंटी बजाई, एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला। आप पूजा है ना, कहते हुए उसे भी बहुत सम्मान के साथ अंदर ले गई। पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोली, सुजाता ने कभी आपका जिक्र नहीं किया था। वो मेरे यहाँ किराए पर अपने पति के साथ रहती थी। अभी 15 अगस्त को उसका बेटा भी हुआ है। उसके ससुराल और मायके से कोई नहीं आया था। सारा काम मैंने और उसके पति ने ही संभाला था। वो मुझे माँ समान मानती है। अभी 4 दिनों पहले ही सुबह 6 बजे अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाते हुए बोली थी, आंटी एक बहुत ज़रूरी काम से हम दोनों जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। प्लीज़ तब तक आप वीर को संभाल लेना। अपने पर्स से सुमित का फ़ोटो निकालकर उन्हें दिखाते हुए पूजा बोली, आंटी क्या यही सुजाता के पति हैं? हाँ, यही इसके पति हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो सुजाता की बहन है ना। उन्होंने शंका जाहिर की। आंटी, बात दरअसल ये है कि सुजाता ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, इसलिए हमारा उससे संपर्क नहीं था। लेकिन अभी 4 दिनों पहले ही सुजाता और उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आखिरी समय में उसने पुलिस को हमारा पता और आपका मोबाइल नंबर बताया था। उसी के आधार पर मैं यहाँ आई हूँ। उसने अखबार की कटिंग जिसमें दुर्घटना के समाचार के साथ सुजाता और सुमित की तस्वीर थी दिखा दी और फिर सुबक पड़ी। वो बुजुर्ग महिला भी रो पड़ी और सिसकते हुए बोली, अब तो वीर अनाथ हो गया। नहीं आंटी, वो अनाथ नहीं होगा। उसकी मौसी तो जिंदा है, मैं पालूंगी उसे। आखिर मौसी भी तो माँ होती है। हाँ पूजा, तुम ठीक कह रही हो। अब तुम ही संभालना वीर को, कहते हुए अंदर से एक 7-8 माह के बच्चे को ले आई, जो हूबहू सुमित की फ़ोटोकॉपी था। पूजा ने बच्चे को अपने छाती से ऐसे चिपका लिया जैसे कोई उसे छीन ना ले। वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाह रही थी। आंटी ने कहा, आप सुजाता का कमरा खोल कर देख लो। बच्चे का ज़रूरी सामान तो अभी ले जाओ, बाकी सामान जब भी जी चाहे ले जाना। उसके बाद ही मैं कमरा किसी और के लिए किराए पर दे दूंगी। उसने सुजाता का कमरा खोला। कमरे में खास सामान नहीं था, बस ज़रूरी सामान था बच्चे का और सुजाता का। पर्स और मोबाइल लेकर वो आंटी को फिर आने को कहकर घर चल पड़ी। सारे रास्ते सोचती रही कि सुमित ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, दूसरी शादी रचा ली और बच्चा तक पैदा कर लिया। जब खुद उसने दूसरी शादी के लिए कहा था तब कितनी वफादारी दिखा रहा था। ऐसे दोहरे व्यक्तित्व वाले इंसान के प्रति उसका मन घृणा से भर गया। घर आकर उसने सबसे पहले सुजाता का पर्स चेक किया। पर्स में थोड़े बहुत रुपए, दांतों के डॉक्टर का पर्चा और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान था। पैन कार्ड और आधार कार्ड से पता चला कि सुजाता सुमित के ही शहर की थी। इसका मतलब सुमित शादी के पहले से ही सुजाता को जानता था और उसका प्रेम प्रसंग काफ़ी पुराना था। फिर उसने सुजाता का मोबाइल चेक किया। वॉलपेपर पर सुजाता, सुमित और बच्चे का फ़ोटो लगा था। व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेज थे जो डिलीट नहीं किए गए थे। सुजाता, इतने सालों बाद तुम मुझे मेट्रो में मिली, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये जानकर दुख हुआ कि तुम्हारा पति से तलाक हो गया है। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भी तुम अकेली रहती हो। मुझे देखकर तुम्हारी मकान मालकिन आंटी क्या सोचेगी? तुमने आंटी को अपना परिचय मेरे पति के रूप में दे दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारे बीच जो कुछ क्षणिक आवेश में हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? सुजाता, प्लीज़ ज़िद छोड़ दो। मैं पूजा को तलाक नहीं दे सकता। मैं उसे सच्चाई बता दूँगा, वो स्वीकार कर लेगी। उसका दिल बहुत बड़ा है।
हम सब साथ रहेंगे। हमारे बच्चे को 2-2 माँओं का प्यार मिलेगा। सुजाता, मुझे अपने बच्चे से मिलने दो, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। इसके अलावा और उनके भी मैसेज थे। तभी अचानक पूजा के मोबाइल की घंटी बजी। उसने तुरंत रिसीव किया। कौन की बच्ची? इतने दिनों से फ़ोन लगा रही हूँ। हर बार तेरी खड़ूस आंटी उठाती है और कहती है कि तू अभी तक वापस नहीं आई। क्या बात है? मथुरा में शादी करके वहीं से हनीमून भी निकल गई? पूजा चुप रही। बस हूँ कहा। अच्छा, व्यस्त है हनीमून में। वैसे सुजाता, ये ठीक ही रहा, वरना सुमित तो तुझे अपने घर में अपनी बीवी की नौकरानी बनाकर रख देता। तेरा बच्चा भी तेरा अपना नहीं रहता। बच्चे से ना मिलने देने की धमकी सुनकर आ गया ना लाइन पर। मेरा ये आइडिया कामयाब रहा। अब मंदिर में तूने शादी तो कर ली है, लेकिन ऐसी शादी कोई नहीं मानेगा। इसलिए बच्चे को ढाल बनाकर जल्दी से जल्दी सुमित को अपनी बीवी से तलाक के लिए राज़ी कर। हाँ हाँ, पूजा ने अटक के स्वर में कहा। हाँ मत कर, पार्टी की तैयारी शुरू कर। मैं अगले हफ्ते ही दिल्ली आ रही हूँ ऑफिस के काम से। ठीक है, कहते हुए पूजा ने फ़ोन काट दिया। सुमित के प्रति उसके मन में जो गलत भाव आ गए थे वो अब ख़त्म हुए थे। सुमित ने पति होने के नाते उसे पूरा मान सम्मान और प्रेम दिया। वो सुमित पर गौरवान्वित हो उठी। सुमित की निशानी नन्हे वीर को पाकर उसका मन महक उठा। उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया और बरसों से सहेजा ममता का खजाना उस पर लुटा दिया। उसके अनुभवी पिता ने सत्य ही कहा था कि सुमित जैसे समझदार इंसान ने भविष्य के लिए कुछ न कुछ ज़रूर किया होगा। आज तो मैं उसने अपनी ज़िंदगी की एक महत्वपूर्ण पॉलिसी ही करा दी थी, जो पूजा का सुरक्षित भविष्य बन गई थी। बीमा कंपनी की टैगलाइन ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी को सार्थक कर दिया था। सुमित ने उस ज़िंदगी में पूजा के साथ था और ज़िंदगी के बाद भी उसके साथ है, नन्हे वीर के रूप में। धन्यवाद।